हरिओम। ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग पाठ्यक्रम के विकास की प्रक्रिया के विषय में अध्ययन करेंगे। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम किसी विषय से संबंधित ज्ञान के साथ साथ उसके पाठ्य सहगामी क्रियाओं का भी आयोजन करना या व्यवस्थित करके निर्माण करना पाठ्यक्रम कहलाता है। जैसे पाठ्य सहगामी क्रिया का मतलब उस विषय के जानकारी के साथ साथ उसके प्रयोगात्मक कार्य, प्रोजेक्ट संबंधी कार्य या सांस्कृतिक कार्य, सामाजिक कार्य, ये सब को जो है उस विषय वस्तु के संग ज्ञान के साथ पढ़ाया जाता है। तो जो ऐसी जो संरचना या विषय वस्तु के संदर्भ में जो निर्माण किया जाता है उसे हम पाठ्यक्रम कहते हैं। पाठ्यक्रम किसी विषय के संबंध में व्यवस्थित, व्यापक और गहन अध्ययन संबंधी समस्त गतिविधियों को शामिल किया जाता है। यह पिछले वीडियो में सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा चुका है। आगे हम लोग चलते हैं। ये पाठ्यक्रम की जो निर्माण की प्रक्रिया है वो किस प्रकार चलती है इसको देखते हैं। पाठ्यक्रम, जब किसी विषय का पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उस विषय से संबंधित क्या होता है, उसको क्यों पढ़ाया जाना चाहिए, शिक्षण का उद्देश्य क्या है, उसको पढ़ाए जाने का कारण क्या है, उसको पढ़ाए जाने से कौन सी आवश्यकता, कौन सी उपयोगिता पूरी होगी, उस विषय वस्तु से कौन सी सत्यता या वास्तविकता की जानकारी मिलेगी और उस विषय से व्यवहार में कौन सा उपचार, मतलब किस समस्या का उपचार किया जाएगा और कौन सी समस्या को समाप्त किया जाएगा, और वह व्यक्तिगत रूप से किस प्रकार उपयोगी है और वह सार्वजनिक रूप से किस प्रकार उपयोगी है, अर्थात वह मानव कल्याण के लिए किस प्रकार भलाई का कार्य करेगी। उन समस्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण का उद्देश्य निर्धारित किया जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही ये शिक्षण का उद्देश्य इन सब दृष्टिकोणों को ध्यान में रख करके निर्माण किया जाता है, उस शिक्षण को उद्देश्य के निर्माण करने के बाद अब दूसरी प्रक्रिया ये होती है कि उसको, उस चीज़ को, यानी जो उद्देश्य हमने निर्धारित कर लिया है उसको किस विधि द्वारा पढ़ाया जाए, यानी उस विषय की मात्रा कितनी हो, उस विषय का ज्ञान कितना हो, उस विषय को किस प्रकार से प्रबंधन आयोजित करेंगे सभी गतिविधियों को, और शिक्षक उस विधि के संग किस प्रकार का अनुभव का प्रयोग करे, यानी उसको प्रस्तुति किस प्रकार करे और वह किस प्रकार से उसका समझाए कि वह उसको समझ में आ जाए, या यूँ कहें कि आवश्यक गतिविधियों का प्रबंधन, यानी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों का प्रबंधन किया जाता है। जैसे इसको ऐसे समझिए, शिक्षण विधि कौन कौन सी होगी, पाठ्यचर्या वो टॉपिक क्या कौन सी होगी, उस टॉपिक की मात्रा कितनी होगी, किस स्तर पर वो टॉपिक का स्वरूप क्या होगा, किस स्तर पर कौन सी विधि, उपकरण या मेथड्स की प्रक्रिया, कौन सी विधि की कैसी प्रक्रिया चलेगी जिसके माध्यम से हम वो उस उद्देश्य के अनुरूप अपना शिक्षण कार्य कर सकें। दूसरे स्तर पर पाठ्यक्रम निर्माण की ये प्रक्रिया इस प्रकार चलती है। तीसरे स्तर पर जब ये प्रक्रिया आती है तो इन समस्त उद्देश्य का, विधि का और विषय वस्तु का, इसका क्या किया जाता है, मूल्यांकन का आधार तय किया जाता है, यानी परीक्षण किया जाता है कि वह उद्देश्य कितना उपयोगी है, कितना नहीं, किस बात को ध्यान में रख करके उसका निर्माण किया गया है। उसका जो है परीक्षा का, यानी सामाजिक रूप से उसका परीक्षा, वैज्ञानिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, कल्याण के दृष्टिकोण से उस उद्देश्य के परीक्षण का आधार तय किया जाता है। फिर विषय वस्तु, यानी उस विषय वस्तु कठिनता स्तर, जिस स्तर पर वह बनाया गया वह कठिनता स्तर उपयुक्त है कि नहीं, इसका भी ध्यान रखा जाता है। फिर विषय वस्तु की मात्रा कितनी है, कितनी नहीं। जैसे होता है ना कि कक्षा 10 में पढ़ाया जाता है वही चीज़ इंटर में पढ़ाई जाती है, लेकिन दोनों के कठिनता स्तर में, दोनों के ज्ञान में, दोनों के बोध में अंतर होता है। उसी प्रकार से जो है विषय वस्तु किस स्तर पर कितनी मात्रा हो, उसका कौन सा पहलू उसमें शामिल हो, इसको भी ध्यान में रखा जाता है। फिर जो विधियां हमने अपनाया है, व्याख्यान विधि बनाया है कि अभ्यास का विधि अपनाया है कि या कोई प्रोजेक्ट प्रयोगात्मक विधि अपनाया है, यानी जो भी विधियां अपनाए हैं उस विषय वस्तु के संदर्भ में वह कैसी है, इसका भी क्या किया जाता है, परीक्षण यानी टेस्ट लिया जाता है। यह जो है टेस्ट के लिए वैज्ञानिक शिक्षाविदों ने
और मनोविज्ञान के अंतर्गत बहुत सारे टेस्ट बनाए गए हैं, जिसके आधार पर इन तीनों की मतलब उद्देश्य की, विधि की और पाठ्यचर्या यानी विषय वस्तु की जो है परीक्षण संबंधी गतिविधियां तीसरे स्तर पर निर्धारित की जाती हैं। फिर उसके बाद जब यह प्रक्रिया उद्देश्य से शिक्षण विधि, पाठ्यचर्या और परीक्षण तक पहुंचती है, तो इन सब का परिणाम बालकों के ऊपर क्या पड़ा, समाज के ऊपर क्या पड़ा, उसको देखा जाता है। यानी पृष्ठपोषण, इसका प्रभाव देखा जाता है कि वह परिणाम कैसा मिला, लोगों पर प्रभाव कैसा पड़ा, जीवन के या व्यक्तिगत सार्वजनिक विकास का क्या प्रभाव पड़ा, समाज का कितना कल्याण हुआ, परिवर्तन के अनुसार ये सब गतिविधियां कितना उपयुक्त हैं, इसको देखा जाता है, यानी पृष्ठपोषण। यदि ये सब फिलअप होता है तो ठीक है, नहीं तो समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही है, फिर क्या होगा, यह प्रक्रिया फिर यहाँ चलेगी, शिक्षण उद्देश्य पर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जब समय बदल रहा है, आवश्यकता बदल रही है, तो निश्चित रूप से हमारा शिक्षण का उद्देश्य भी क्या होगा, बदलेगा। तो फिर यह प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाएगी, फिर शिक्षण का उद्देश्य चेंज होगा, फिर विधि, फिर पाठ्यचर्या यानी विषय वस्तु चेंज होगा, फिर उसके मूल्यांकन का विधि चेंज होगा, फिर उसके बाद पृष्ठपोषण चेंज होगा। इस प्रकार से यह प्रक्रिया चक्राकार घूमती रहती है। यानी पाठ्यक्रम के जो विकास की प्रक्रिया है, उसके उद्देश्य से के साथ प्रारंभ होकर के शिक्षण विधि, पाठ्यचर्या और परीक्षण से होते हुए उसके परिणाम तक पहुंचती है। परिणाम पूरा प्राप्त हो जाए तो भी परिवर्तन होता है, क्योंकि जब समय बदल रहा है तो आवश्यकता भी बदलेगी। जब आवश्यकता बदलेगी तो हमारा उद्देश्य भी शिक्षण का क्या होगा, बदलेगा। अर्थात कक्ष में अध्यापक द्वारा शिक्षण प्रक्रिया के अनुसार उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न शिक्षण विधि एवं पाठ्यचर्या का निर्माण करते हुए उसके मूल्यांकन के आधार के अनुसार इन समस्त गतिविधियों का मूल्यांकन करने के साथ जब प्रभावों को व्यवस्थित रूप से देखा जाता है, तो इन प्रभावों का परिणाम ही शिक्षण पाठ्यक्रम के या शिक्षण के विकास की प्रक्रिया का स्वरूप या आधार तय करता है। यानी कि ऐसा मत सोचिए कि अगर शिक्षण का उद्देश्य पूरा प्राप्त हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मानव की इच्छा अनंत है और अनंत आवश्यकताएं हैं। इसलिए मानता हूं कि 1-2 इच्छाएं प्राप्त हो सकती हैं, सभी इच्छाएं नहीं प्राप्त हो सकती। इसलिए व्यक्ति क्या करेगा या समाज क्या करेगा, शिक्षण के उद्देश्यों में सतत कुछ न कुछ चेंजिंग होते रहते हैं। इस प्रकार यह प्रक्रिया चक्राकार घूमती रहती है। अर्थात शिक्षण या पाठ्यक्रम के निर्माण की जो प्रक्रिया है वह अनवरत रूप से चलती रहती है। मुझे उम्मीद है कि मेरा व्याख्यान आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा, और साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। हरिओम।